फ्रिक्शन हमने डिस्कस किया, दो तरह का था, स्टैटिक और काइनेटिक। दोनों फ्रिक्शन, स्टैटिक बेटा तब लगता है जब ऑब्जेक्ट अभी मोशन में नहीं आया, उस टाइम लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, मोशन स्टार्ट हो गया, चलना शुरू हो गया ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो फोर्स लगता है उसको बोला था काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में बेटा जो वैल्यू थी ना, वो एक मिनिमम वैल्यू 0 से इंक्रीज होके किसी भी वैल्यू तक बढ़ सकती थी, और वो फाइनल वैल्यू जो है उसको बोला था हमने एफ लिमिटिंग। दोबारा सुनो ध्यान से। जब हम एक ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, पुश करते टाइम बेटा जो फोर्स लगाया, मान लो मैंने 10 न्यूटन लगाया, ये नहीं चला तो फ्रिक्शन भी 10 हो गई। मैंने 20 कर दिया तब भी नहीं चला, फ्रिक्शन भी 20 हो गई। तो शुरू में फ्रिक्शन जब तक ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आता तब तक बढ़ता रहता है, उस टाइम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 0 से लेके एक हाईएस्ट वैल्यू तक बढ़ता रहता है, उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। जबकि काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगेगी जब ऑब्जेक्ट सरफेस पे मूव करना शुरू कर देगा, स्लाइड करना शुरू कर देगा। उसका वैल्यू था म्यू काइनेटिक इनटू एफ। ये सारा कुछ कर चुके हैं, आज सिर्फ मुझे रिमाइंडर देना है, कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश करना है। काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स्ड रहती है, इसकी वैल्यू बेटा चेंज होती चली जाती है, इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है 0 से लेके लिमिटिंग फ्रिक्शन तक। दोनों फोर्सेस फ्रिक्शन में, इधर लिमिटिंग फ्रिक्शन इधर काइनेटिक फ्रिक्शन, वो नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल थे। तो पीछे जो टॉपिक किया हमने पूरा डिटेल में उसमें डिस्क्राइब किया। अगर तो सरफेस हो हॉरिजॉन्टल, उस पे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे तो बेटा नॉर्मल रिएक्शन जो है वो वेट के ही इक्वल होता है। लेकिन अगर सरफेस इंक्लाइंड हो जाए, जैसे कि ये है, इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो जो वेट है उसके हमें दो कंपोनेंट्स किए थे, mg cos थीटा, इधर को mg sin थीटा। तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन जो है वो mg cos थीटा है, हॉरिजॉन्टल mg, सरफेस जो है इंक्लाइंड है तो mg cos थीटा। क्योंकि फ्रिक्शन इसी के प्रोपोर्शनल होती है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो म्यू इंटू mg। लिमिटिंग लिखेंगे तो म्यू s डाल देना, काइनेटिक लिखेंगे तो म्यू k डाल देना। इधर भी ऐसे ही है, ऑब्जेक्ट नीचे को जाने की कोशिश कर रहा है, फ्रिक्शन का फोर्स जो है वो अगेंस्ट द मोशन होता है, यानी फ्रिक्शन अपवर्ड्स होगा, और उसकी वैल्यू जो है वो आप डालेंगे एज म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, जो कि mg cos थीटा है। चल रहा है तो म्यू काइनेटिक आ जाएगा, अगर नहीं चला तो फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू स्टैटिक इनटू mg cos थीटा। अब अगर ये भी करवाया था फॉर्मूला पहले, फिर एक बार रिफ्रेश कर लो, पहले कर चुके हैं फॉर्मूला ये भी। जब एक कार जा रही है वेलोसिटी u से, उसका ब्रेक पैडल आपने प्रेस कर दिया, टायर घूमने बंद हो गए, स्लाइड करके जा रहे हैं, तो कार कितने डिस्टेंस पे रुकेगी? तो जैसे मैंने बताया इस केस में फ्रिक्शन होता है म्यू mg, सरफेस हॉरिजॉन्टल हो, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मास से मास कैंसिल, तो एक्सेलरेशन जो कार को मिलेगी फ्रिक्शन के कारण, फ्रिक्शन पीछे को है ना, तो एक्सेलरेशन पीछे को होगा, मास से मास कैंसिल करो, म्यू इंटू जी मिलेगा एक्सेलरेशन, लेकिन इसका डायरेक्शन होगा नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन माइनस। तो निकालना है कितने डिस्टेंस में कार रुकेगी, तो लगाएंगे वही फॉर्मूला पुराना काइनेमेटिक्स का, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू as। तो a का वैल्यू आपके पास म्यू जी है, लेकिन साइन नेगेटिव लगाना, फाइनल वेलोसिटी तो कार ने रुकना है, फाइनल वेलोसिटी 0 आएगी, तो 0 स्क्वायर u स्क्वायर 2a नेगेटिव साइन के साथ इनटू s, माइनस माइनस कैंसिल, म्यू जी को ले जाओ नीचे, तो u स्क्वायर बाय 2 म्यू जी। फिर हमने डिस्कस किया था एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिलीज। बेटा सारा कुछ किया हुआ है, आज मैं नया नहीं करवा रहा हूँ, नया कुछ नहीं कर रहे हैं आज। इसके लिए पुराने जो आपके लेक्चर्स हैं उनको देखिए, उसमें पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है।
आज मैं सिर्फ बताऊंगा फॉर्मूले 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 जो कि आपको याद रखने हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड पता होना चाहिए कि कार कितने डिस्टेंस में रुकेगी, कार की स्पीड का स्क्वायर ट्वाइस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो भी दिया होगा और जी का वैल्यू पुट करो। ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, हर बार निकालने नहीं बैठना। आज मैं एक बार ब्रीफली फिर से डिस्क्राइब कर रहा हूं और एक बार बोला था आपको फॉर्मूला बुक मेंटेन करनी जिसमें ये सब कुछ लिखा होना चाहिए। तो अभी इसको नोट डाउन भी करेंगे आप और जो आपकी फॉर्मूला बुक है उसमें भी डाल देंगे सारा कुछ। एंगल ऑफ फ्रिक्शन बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन ये भी कर चुके हैं। व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, फिर किया व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज, क्वेश्चन था पूरा 3 मार्क्स का। प्रूव दैट दे आर इक्वल, क्वेश्चन कर चुके हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो था एंगल बिटवीन लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट बनेगा, इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट बनेगा वो रिएक्शन के साथ कितना एंगल बनाता है उसको बोला था एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बाकी डेफिनेशन कंप्लीट डेरिवेशन इसकी के कैसे आया वो तो आप पहले कर चुके हैं। आज मुझे सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। तो टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल होता है। याद करना है, याद करना है बेटा। tan थीटा इक्वल टू म्यू एस, याद करना। अगला था एंगल ऑफ रिपोज, वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, थीटा को एंगल को बढ़ाते जाएंगे जहां पे ये ऑब्जेक्ट अपने आप मूव करना शुरू कर देगा नीचे को, उसको बोला था एंगल ऑफ रिपोज। इसमें क्या था बेटा, दो फोर्स थे mg साइन, वैसे तो थीटा लिखते हैं पर यहाँ पे थीटा यूज कर दिया, पहले तो फाई लिखा था। जो फोर्स इसको नीचे को लाती है वो mg साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन फाई लिखा, और जो फोर्स इसको चलने से रोकती है वो है म्यू mg cos थीटा, यहाँ पे cos फाई। जब ये डाउनवर्ड फोर्स फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाएगा तभी चलेगा नीचे। तो जब ये दोनों वेक्टर्स इक्वल साइज के हो जाएंगे, mg mg कैंसिल करेंगे तो साइन को cos नीचे ले आओ, tan phi इक्वल टू म्यू एस। ये भी याद करना है कि एंगल ऑफ रिपोज का tan ले लेंगे वो इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का टेंजेंट लेंगे वो भी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। दो फॉर्मूले और लर्न करें। अगर सरफेस हो फ्रिक्शनलेस, बिना फ्रिक्शन के इसको नीचे को आना है, मान लो जो आपका जो प्लेग्राउंड में ना जो बड़ा स्लाइड बना हुआ है या पार्क में जो स्लाइड बना हुआ ना, उसके ऊपर आप स्केट्स डाल के चले जाए, स्केट्स डाल के नीचे को आ रहे हैं, फ्रिक्शन इज ऑलमोस्ट जीरो। उस केस में जो नीचे को फोर्स खींचेगा आपको, फ्रिक्शन नहीं होगा, वो फोर्स है mg sin थीटा। फोर्स को अगर मैं मास से डिवाइड कर दूं, वही सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इक्वल टू ma, m मैं नीचे ले आया, m कैंसिल कर दिया, तो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे जो एक्सेलरेशन होगी ऑब्जेक्ट की वो होगी g sin थीटा। लेकिन अगर ये फ्रिक्शनल सरफेस पे नीचे को आता है, जैसे कि आप उस स्लाइड पे बैठ के ना नीचे को आते हैं, तो जब बैठोगे तो आपके ट्राउजर्स में और वो जो झूले का स्लाइड है उसमें जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू mg cos थीटा, वो फोर्स पीछे को भी लगेगा। इसमें फ्रिक्शन था नहीं इसलिए मैंने ये नहीं दिखाया, इसमें फ्रिक्शन भी है। तो दो फोर्सेस अगर डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, दो फोर्सेस अगर डायरेक्शन में अपोजिट होंगे तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए उनको माइनस करना पड़ता है। बहुत बार कर दिया आपने। कोई जनरल एंगल हो तो पूरा फॉर्मूला रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एंगल जीरो हो तो सिंपली a प्लस b। राइट एंगल हो बताया हुआ है पाइथागोरस थ्योरम, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर्स हो तो माइनस होते हैं, तो मैंने दोनों को माइनस कर लिया। ऑब्वियस है नीचे को तभी आएगा अगर ये वाला वेक्टर बड़ा होगा इससे। फ्रिक्शन ऊपर को थोड़ी चलाएगी आपको, है ना, फ्रिक्शन तो रोकती है चलने से। तो चलाने वाला फोर्स है mg sin थीटा, इसको आगे लिख लो, माइनस कर दो इसको, mg कॉमन ले लो, ये फोर्स आ गया। जैसे यहाँ किया, फोर्स को मास से डिवाइड करो और मास मास कैंसिल, तो एक्सेलरेशन g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। ये सारे फॉर्मूले मुझे अभी क्वेश्चंस का मैंने ना आपको बेटा नंबर वाइज एक ना शीट भी सेंड की हुई है ग्रुप में। कुछ बच्चों के पास वही बुकलेट नहीं है,
तो वो सीक्वेंस मैंने क्वेश्चन डाल दी है, तो उसी शीट को खोल लेना और जो बच्चों के पास बुकलेट है, जो मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा बेटा सीधा उस पर आ जाना। एक बार पहले इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लीजिए पहले एक बार जरा। चलिए पहले करना है बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 72। जिनके पास बुकलेट है बेटा बुकलेट निकाल लो। 72 नहीं 70 नंबर है बेटा, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 नीट का क्वेश्चन है 2018 का। क्वेश्चन खोल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 70 है बुकलेट में। तो क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। हाँ जो बेटा जरा पेज नंबर बताएंगे, कोई बच्चा जरा पेज नंबर बता देगा बेटा। लॉज ऑफ मोशन का ऑब्जेक्टिव का 70 नंबर क्वेश्चन, पेज नंबर 74। कुणाल ने आंसर दिया है बेटा। 74 नंबर पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 74 पे क्वेश्चन नंबर 70। अब जरा ध्यान से सुनो, इसमें क्या लिखा है बेटा। क्वेश्चन में लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। फर्स्ट ऑप्शन, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये सही है कि गलत है बेटा, आप लोग आंसर बताइए। रोल करना आसान है कि स्लाइड करना आसान है। सही है, करेक्ट है बेटा। अंकिता सिंह ने आंसर दिया है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। हमने गलत वाला ढूंढना है बेटा। सेकंड ऑप्शन दिया है लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। F limiting is proportional normal reaction. F limiting is proportional to normal reaction. करेक्ट और इनकरेक्ट? ट्रू है ये, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। थर्ड है फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन। बेटा ट्रू है कि गलत है? ट्रू है। अच्छा फिर तो ऑब्वियस है, एक ही बच गया, फिर वही ठीक होगा। हमें गलत वाला चूज करना था। फोर्थ ऑप्शन लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हैज डायमेंशंस ऑफ लेंथ। देखो बेटा, फोर्स की डायमेंशन MLT-2, याद आ गया। नॉर्मल रिएक्शन भी तो फोर्स ही होता है, वो भी MLT-2। तो म्यू एस के डायमेंशन होंगे मास मास कैंसिल, एल एल कैंसिल, T-2 कैंसिल। तो ये आ गया 1। जब 1 आ जाए तो हम क्या बोलते हैं उसको, तो डायमेंशंस को क्या बोलते हैं चैट बॉक्स में लिखेंगे। जब किसी चीज के डायमेंशंस 1 आ जाए उसको डायमेंशनलेस लिखते हैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया। तो म्यू एस के डायमेंशन डायमेंशनलेस है। यहाँ पे लिखा है कि म्यू एस के डायमेंशंस लेंथ वाले, जो कि गलत। तो हमने आंसर देना है फोर्थ। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। चलिए मैं अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो रब कर रहा हूं। तो पहले मुझे ना इन दो फिगर्स पे बेस्ड क्वेश्चन कराने आपको, पहले उसकी बात करें। और मुझे मजा तब आएगा अगर आप खुद से आंसर निकाल के मुझे बताओ। मैं थोड़ा थोड़ा गाइड करता रहूंगा करना कैसे। आई विल कीप गाइडिंग। चलिए पहले मैं करवा रहा हूं क्वेश्चन आपको बेटा, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बेटा कौन से पेज पे लिख देंगे, पेज नंबर
क्वेश्चन नंबर 34, 70 पेज नंबर। क्वेश्चन ये है, एक स्मूथ ब्लॉक को 45 डिग्री एंगल पे छोड़ दिया। एक स्मूथ ब्लॉक था, उसको हमने 45 डिग्री एंगल पे रिलीज कर दिया नीचे आने के लिए, और टोटल जो डिस्टेंस कवर करना था वो डी था। नीचे की तरफ को आना जो था डिस्टेंस डी था। तो इसमें कुछ टाइम लगा, उसको अब मैं टी सपोज कर लेता हूं। यही सरफेस अगर स्मूथ नहीं होता, इंक्लाइन होता सेम एंगल पे, लेकिन सरफेस रफ होता, तो इसको जो टाइम लगता है नीचे पहुंचने में वो n टाइम्स टी है। फ्रिक्शन होगी तो ये ज्यादा टाइम लेता है नीचे आने, क्योंकि जैसा मैंने बोला इस केस में एक्सेलरेशन होगी g sin थीटा, इस केस में एक्सेलरेशन होगी g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। देखा था हमने बेटा, फ्रिक्शन होगी तो साथ में म्यू कॉस थीटा भी लिखो, ये एक्सेलरेशन है। अच्छा, अब नीचे आने को टाइम कितना लगेगा बेटा? इनिशियल वेलोसिटी तो होगी जीरो, दोनों सिचुएशन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, और डिस्प्लेसमेंट कवर करना है दोनों केस में डी। तो हम यूज करेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन u जीरो था तो बेटा फर्स्ट टर्म नहीं आएगा। s टू बी कवर्ड इज d हाफ एक्सेलरेशन, बेटा यहाँ पे एक्सेलरेशन थी g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। यहाँ पे वही डिस्टेंस d कवर हो रहा है with an acceleration g into sin theta minus mu cos theta into टाइम लगा बेटा n t, तो t स्क्वायर की जगह पे n स्क्वायर t स्क्वायर। पहले बोलो बेटा, दोनों चीज समझ आ गई आपको? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया, दोनों केस में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करना था, लेकिन इसमें टाइम लगा t, तो रफ सरफेस में टाइम लगता है ज्यादा। फ्रिक्शन में अगर फ्रिक्शन होगा बेटा फिर धीरे धीरे आएगा ना, तो ज्यादा टाइम लगता है। इधर जो टाइम लगा वो क्वेश्चन में दिया है कि इस टाइम का n टाइम्स है, n टाइम्स t। तो यहां पे लिखेंगे s यानी d हाफ एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर, और इधर लिखेंगे सेम s हाफ, और यहाँ पे एक्सेलरेशन डिफरेंट है इनटू टाइम भी डिफरेंट स्क्वायर। अब ऐसी सिचुएशन में ना बेटा, अगर इस तरह की सिमिलर सी इक्वेशन आ जाए तो इसमें बेस्ट मेथड होता है इनको डिवाइड कर दो, या फिर दोनों साइड डी डी था ना, इक्वेट कर दो, यानी हाफ जी साइन थीटा टी स्क्वायर, इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड, दोनों को बराबर लिख दो, इंटू एन स्क्वायर टी स्क्वायर। अब क्या क्या कैंसिल हो गया? हाफ कैंसिल, जी से जी कैंसिल, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर भी कैंसिल। क्वेश्चन में हमें निकालना था कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू कितना है। अच्छा, थीटा आपको ना 45 डिग्री लिखा हुआ है, थीटा इज 45 डिग्री। मैं ऐसा कर रहा हूं, साइन ऑफ 45 1/√2, इधर भी साइन ऑफ 45 1/√2, म्यू इंटू कॉस ऑफ 45 भी होता है 1/√2 इंटू एन स्क्वायर। 1/√2 यहां भी है, ये वाले दोनों 1/√2 ना कॉमन निकाल दो, कॉमन निकाल दो बेटा 1/√2, देखो यही बचा, तो 1/√2 भी कैंसिल। अब आपके पास जो बच गई ना इक्वेशन, इसको सॉल्व करो अपने आप और म्यू का वैल्यू निकालो। हाँ जी, काफी बच्चों यहां से दे दिया है, वेरी नाइस।
इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको म्यू निकालना है। फिजिक्स तो इतना ही था, आगे मैथ शुरू हो गया। हाँ जी, निकाली निकाली बेटा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, कैरी ऑन। अभी एक ही बच्चे का आंसर आया है। आपने ऑप्शन लिखना है कि कौन सा सही है, बस ऑप्शन लिख दीजिए बस। हाँ जी, अंकिता सिंह का आंसर ठीक है, अंश का आंसर ठीक है, साक्षी का आंसर ठीक है बेटा, बहुत अच्छे, वेरी नाइस वेरी नाइस। कुणाल का आंसर ठीक है, यश भारद्वाज का आंसर ठीक है। हाँ जी विश्वजीत बेटा, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी को हटा दो, हाफ एटी स्क्वायर इधर भी लगाओ इधर भी लगाओ, दोनों साइड पे एस एस सेम था, इक्वेट करो, बस फिजिक्स इतना है। अब साइन ऑफ 45 cos 45 1/√2 होता है, उसको कैंसल। ठीक है बेटा, ऑप्शन 1 आंसर आएगा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यानी आंसर रहेगा n स्क्वायर को नीचे लेके आओ, इधर आएगा 1/n स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस म्यू, म्यू को इधर ले जाओ, 1/n स्क्वायर को इधर, बस दैट इज आंसर, 1 माइनस 1/n स्क्वायर, वेरी इजी। चलिए अब एक इसी तरह का क्वेश्चन है बेटा नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55। चलिए इसको मैं रब कर रहा हूं बेटा, इसे नोट डाउन करना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे इतना टाइम मिल गया होगा कि लिखा जा सके। अब क्वेश्चन नंबर 55 कौन से पेज पे चेक कर देंगे? 72 पेज नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 55। सेम इसी तरह से हो रहा है, और ये क्वेश्चन जो है ये 2 बार आ चुका है डिफरेंट एग्जाम्स में। एक बार बेटा पीएमटी में आया 2013 में, और एक बार आया बेटा 2005 AIEEE। चलो क्वेश्चन क्या कहता है पहले उसको देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक इंक्लाइन है, उसका अपर हाफ स्मूथ है बट लोअर हाफ जो है वो रफ है। अपर हाफ स्मूथ, लोअर हाफ रफ। तो एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर से छोड़ा, तो जब तक सरफेस स्मूथ था तब तक इसका एक्सेलरेशन था g sin थीटा। तो यहां तक आते आते स्पीड बढ़ गई बेटा। इसके बाद उतने ही डिस्टेंस में इसकी स्पीड कम होते 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 बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंड में जाके 0 हो गई। पहले स्पीड बढ़ती चली गई, स्मूथ था, फिर रफ सरफेस आ गया, फिर स्पीड कम होना शुरू हो गया, और यहां पे जाके ये पूरी तरह रुक गया, स्पीड फिर 0 हो गई। और दोनों पार्ट लेंथ में इक्वल है, अगर ये d है तो अगला पार्ट भी लेंथ में d है, ये वाला पार्ट भी d था, इसको थीटा लिख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो वेलोसिटी बनी, यहाँ तो 0 स्पीड थी ना, इस पार्ट में जो फाइनल वेलोसिटी बनी वो अगले पार्ट की इनिशियल वेलोसिटी है, जो कि डिस्टेंस d में वापस 0 हो जाती है। तो बेटा जब स्पीड बढ़ती है तब एक्सेलरेशन, जब स्पीड कम होती है तो रिटार्डेशन। मोशन नीचे को है, एक्सेलरेशन ऊपर को। चलिए यहाँ पे बेटा एक्सेलरेशन मैंने लिख दिया फर्स्ट पार्ट में g sin थीटा, उसमें जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ वो d कवर, उसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी v थी।
जो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी थी वो इस पार्ट में थी इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे जाके जो स्पीड बन गई अगले पार्ट के मोशन में वही इनिशियल वेलोसिटी है, और अगले पार्ट में फाइनल वेलोसिटी इज 0, लेकिन इसमें भी डिस्प्लेसमेंट उतना ही कवर हुआ d के बराबर, और यहाँ पे एक्सेलरेशन था a2 का वैल्यू क्या आएगा बेटा? अगर ये g साइन थीटा है पॉजिटिव, यहां पे रहा रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन मतलब मोशन के अगेंस्ट, तो उसका साइन तो आएगा नेगेटिव, रिटार्डेशन माइनस में लिखते हैं, ठीक है। अब वो रिटार्डेशन क्यों बना? क्योंकि जो पीछे को फोर्स था ना, मोशन नीचे को हो रहा है, दो फोर्सेस हैं, एक तो है बेटा mg साइन थीटा ना नीचे को, इसमें से अगर मैं m हटा दूं तो बाकी जो बच गया वो जैसे भी लिख रहे थे वो एक्सेलरेशन है। तो ग्रेविटी इसको g साइन थीटा एक्सेलरेशन नीचे को दे, लेकिन जो फ्रिक्शन है इसमें से m छोड़ देना, जो फ्रिक्शन है वो ऊपर को एक्सेलरेट करती है विद g इंटू म्यू कॉस थीटा। मैंने मास छोड़ दिया बेटा, मास लिख लेंगे तो फोर्स आ जाएगा, मास को छोड़ देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब क्योंकि इसका एक्सेलरेशन इस पार्ट में एक्सेलरेशन ना होके रिटार्डेशन है, मोशन नीचे को हो रहा है, तो एक्सेलरेशन पीछे को होना चाहिए। तो इन दोनों में से कौन सा फोर्स बड़ा होगा, कौन सा एक्सेलरेशन बड़ा होगा? इसको मैं लिख रहा हूं P, इसको लिख रहा हूं Q। P और Q में से बड़ा कौन सा है? चैट बॉक्स में लिखेंगे। P और Q में से कौन सा एक्सेलरेशन बड़ा है? Q। वेरी नाइस, वेरी नाइस। Q बड़ा ज्यादा है? गलत हो गया बेटा, एक्सेलरेशन इधर को है, P नीचे को है, Q ऊपर को है, नेट आंसर इधर को आना है। तो कौन सा बड़ा होगा दोनों में से? ये P है, ये Q है, नेट आंसर इधर को आना है। यस, P बड़ा होगा। तो मुझे एक्सेलरेशन का साइज लिखने के लिए मैग्नीट्यूड बड़े वेक्टर में से g इंटू म्यू कॉस थीटा में से छोटा वेक्टर साइन थीटा इंटू g माइनस करना है। मैंने g कॉमन ले लिया, यहां भी लिया था तो ये। अब ये नहीं लिखना बेटा साइन माइनस म्यू कॉस थीटा, ये वो फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को स्पीड अप करती है, बढ़ाती है स्पीड। अब स्पीड कम हो रही है तो जो बैकवर्ड एक्सेलरेशन है वो बड़ा होगा, और जो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है g साइन थीटा वो छोटा होगा। तो आपने बड़े में छोटा माइनस करना है। ये नेट एक्सेलरेशन आ गया। अब इसकी डायरेक्शन, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन प्लस है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन माइनस है। रिटार्डेशन का साइन बेटा वेलोसिटी से उल्टा लेना हमेशा। ओके, अब यहां पे v का वैल्यू क्या आएगा? इसमें सारे में कौन सी टर्म नहीं है काइनेमेटिक्स की? कौन सी टर्म मिसिंग है? काइनेमेटिक्स T नहीं है, तो हमें वो फॉर्मूला यूज करना है जिसमें T नहीं है। तो वो फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2x। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v निकलना है माइनस u स्क्वायर 2a s इंटू डी आ गया। यहां भी सेम फॉर्मूला यूज करेगा, फाइनल 0 स्क्वायर इनिशियल v स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस में है तो आगे माइनस साइन भी लगा दो, 2a म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू s यानी d। बेटा ये भी v स्क्वायर है, इसका माइनस माइनस कैंसिल कर दो, ये भी v स्क्वायर है, तो दोनों को इक्वेट कर दे बेटा। ये भी v स्क्वायर है, ये भी v स्क्वायर है,
इक्वेट कर दे, दोनों का लेफ्ट लेफ्ट इक्वल है, राइट राइट भी इक्वल करेंगे, तो 2g sin थीटा इंटू डी इक्वल टू 2g इंटू म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू डी। 2 कैंसल, g कैंसल, डी भी कैंसल। आपको पूछा है कि म्यू का वैल्यू क्या होगा, म्यू का वैल्यू क्या होगा? देखो इधर आया बेटा साइन थीटा, उधर है म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इस साइन को भी इधर ले आओ, तो 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा इक्वल टू म्यू कॉस थीटा। कॉस को ले आओ बेटा नीचे, साइन बाय कॉस tan, तो 2 tan थीटा इक्वल टू म्यू। अब दोबारा सुनो मेरा क्वेश्चन में गलती कहां पे होती है। गलती ये होती है कि आपको लगता है कि सर ने लिखवाया था कि जब ना इंक्लाइंड प्लेन पे होगा ऑब्जेक्ट, तो उसका एक्सेलरेशन सर ने लिखवाया था g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। बेटा अगर तो ना जो डाउनवर्ड फोर्स है mg sin थीटा वो फ्रिक्शन से बड़ा हुआ, उस केस में इसका स्पीड बढ़ता जाएगा, तो आपने एक्सेलरेशन लिख देना है g sin, ये फोर्स बड़ा होगा, इसमें से इसको माइनस कर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्पीड बढ़ नहीं रही, कम हो रही, रिटार्डेशन है। तो जो अपवर्ड फोर्स था म्यू mg cos थीटा वो बड़ा होगा mg sin थीटा से, तो आपने इस फोर्स में से mg म्यू cos थीटा में से mg sin थीटा माइनस करना है। मैंने मास लिखा ही नहीं, मास नहीं लिखेंगे तो रहेगा एक्सेलरेशन, क्योंकि ये तो फोर्स थे, फोर्स में से मास छोड़ दो बाकी एक्सेलरेशन बचेगा। तो आपको यहाँ पे रिटार्डेशन मिलना था, इसने स्लो डाउन होना है, तो अपवर्ड फोर्स बड़ा है, तो अपवर्ड में से डाउनवर्ड वाला माइनस करेंगे। आप बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा ना। रिटार्डेशन एक्टिव होती है, तो अगर आपने वेलोसिटी का साइन प्लस चूज किया है तो एक्सेलरेशन का साइन उससे उल्टा कर दो, तो एक्सेलरेशन लेंगे आप माइनस g इंटू म्यू कॉस थीटा माइनस साइन। इसके बाद क्या किया हमने बेटा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इधर भी लगाया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इधर भी। यहां तक है फिजिक्स, इसके आगे क्या करना है वो मैथमेटिकल IQ। दोनों साइड v स्क्वायर है, तो राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से इक्वेट करिए, और बाकी जो करता है कैंसिल करो और सॉल्व करो। हाँ जी, अभी भी कोई डाउट है तो बेटा बच्चे पूछ सकते हैं। डाउट है तो बेटा पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखो बेटा, a block of mass 10 kg, बेटा जेई मेन 2019 में रिसेंट क्वेश्चन है। 10 kg का ब्लॉक है, उसको एक रफ इंक्लाइन पे रखा एज शोन इन द फिगर। एक ब्लॉक है 10 kg का, उसको एक रफ इंक्लाइन पे रखा हुआ है, फिगर इज गिवन इन द क्वेश्चन, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 45 डिग्री। इसको कितना फोर्स P लगाना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा ऊपर को, ताकि ये जस्ट खड़ा रहे, और इसके अलावा एक और फोर्स है नीचे की तरफ, क्वेश्चन में गिवन है एक फोर्स नीचे को है 3 न्यूटन। अच्छा पहले तो ये बताओ बेटा मुझे, आज भी किया हमने और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आया, ऑप्शन नंबर 3 जो पहले क्वेश्चन करवाया हमने, कि फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन किधर को होता है, चैट बॉक्स में लिखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन किधर को होता है। यस, अपोजिट मोशन, इसने मोशन को अपोज करना है। तो अगर मुझे बेटा ऊपर को एक फोर्स लगाना है ताकि ये चले ना, नीचे को ना आए,
बेटा समझे, एक चीज नीचे को जा रही थी, मुझे उसको जाने से रोकना है बस, ताकि जाए ना। तो कम से कम फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? देखो बेटा, ये नीचे को जाने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, है ना राइट? अगर ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया क्वेश्चन में? 0.6। 0.6। वेरी नाइस, 0.6। तो बेटा ऊपर को हमें देखो चलने नहीं देना हमने बेटा, हमने मूव नहीं करने देना। अगर मोशन नहीं हुआ तो कौन सा फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन। पर हमने लगाना है कम से कम जोर ऊपर को, कम से कम। तो हम फ्रिक्शन जो ज्यादा जो हम काम है ना वो फ्रिक्शन को करने देंगे। तो फ्रिक्शन की हाईएस्ट वैल्यू ऊपर को हो सकती है एफ लिमिटिंग म्यू एम जी कॉस थीटा। तो म्यू का वैल्यू 0.6, मास बेटा 10 kg, जी तो नहीं दिया, जी 10 ले लेते हैं अभी, कोई बात नहीं। 10 एंड कॉस ऑफ 45 डिग्री होता है 1/√2। बेटा इतना फोर्स लगेगा ऊपर। इधर आ जाओ बेटा, इधर को एक डाउनवर्ड फोर्स भी लगेगा ना, एम जी साइन थीटा, which is equal to 0.6 into 10 into 10 into 1/√2। m g का वैल्यू 10, साइन थीटा का वैल्यू बेटा सॉरी m इक्वल 10, g इक्वल 10, साइन थीटा का वैल्यू 1/√2। और तीसरा फोर्स है जो 3 न्यूटन लगा हुआ है, वो क्वेश्चन में दिया पहले से ही। हमें p का वैल्यू निकालना है कि हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। अच्छा, इन सभी फोर्सेस के अंडर ये ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा, तो 2 फोर्स नीचे को है, 2 फोर्स ऊपर को, 2 फोर्स नीचे 2 ऊपर। तो नीचे वाले फोर्सेस का सम अपवर्ड फोर्सेस के बराबर आना चाहिए बेटा। बस इतना ही करना है क्वेश्चन में। P में ये ऐड करेंगे, अगर ये बन गया आपका 0.6 into 10 करेंगे 6 into 10 करेंगे 60/√2 इक्वल। इधर को फोर्स है बेटा एक 3 न्यूटन और एक फोर्स है इसमें 0.6 नहीं आएगा ना, ओनली mg। इसमें आएगा बेटा 100/। इसको सॉल्व करके p निकालना है, बस इतना ही क्वेश्चन है। अपवर्ड फोर्सेस को प्लस करो, डाउनवर्ड फोर्सेस को प्लस कर दो, इक्वेट कर दो, ताकि इनका इफेक्ट उनसे कैंसिल हो जाए और ये ऑब्जेक्ट मूव ना करे, चले ना बेटा। हाँ, कुछ ने निकाल दिया है बेटा, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो आप ट्राई करो खुद से बेटा, ज्यादा अच्छा रहेगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अंकिता सिंह का आंसर ठीक है, साक्षी सिंह का ठीक है, कुणाल का ठीक है, सिमरन बेटा बता रहा, दोबारा बता दो, कोई बात नहीं है। तरनदीप का आंसर ठीक है, वेरी नाइस बेटा। चलो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा एक बार सारा कुछ। ये नीचे को आने की कोशिश करता है, नीचे को फोर्स लगता है एम जी साइन थीटा। उसके अलावा क्वेश्चन में एक एक्सटर्नल फोर्स और भी दिखाया हुआ है डायग्राम में, कि एक फोर्स 3 न्यूटन का और लग रहा है नीचे, राइट? हमें इसको संभालना है, नीचे जाने से रोकना है। तो हम कम से कम कितना फोर्स लगा दें ताकि नीचे को ना जाए? हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तो बेटा जब नीचे को जाने की कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शन अपवर्ड्स होगा, तो फ्रिक्शन का फोर्स लेकिन हम पूरा यूज करेंगे, मैक्सिमम जो भी लग सकता है, वो म्यू एम जी कॉस थीटा होता है। तो फ्रिक्शन म्यू एम जी कॉस थीटा, बाकी का फोर्स हमने लगाना है ताकि डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स से पूरा पूरा कैंसिल हो जाए। 2 वेक्टर जो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, 2 वेक्टर जो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, सीधे प्लस हो जाते हैं। तो P में बेटा म्यू एम जी कॉस थीटा कर लो, 3 में एम जी साइन थीटा। ये डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स को पूरा पूरा इक्वल कर दो, ये ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आएगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन,
जब तक ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स नहीं लगता तब तक उसकी मोशन में चेंज नहीं आता। जो खड़ा है वो खड़ा रहेगा और जो मोशन में है वो कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा। चलिए बाकी रिमेनिंग इज कैलकुलेशन। इसको लेके जाइए इधर, 60 माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा बेटा 40/√2 प्लस 3। 40 को आप कैसा करिए बेटा, रैशनलाइज कर लो इसको, ये 2 आ गया, 40/2 होता है 20 और √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो इसको 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 28.28, यही आएगा बेटा। तो रफली 31.28 इसके आसपास जो वैल्यू आ रही है बेटा वही आंसर है। हमने जी को थोड़ा सा पंगा लिया हुआ ना, जी का वैल्यू हमने 9.8 ना यूज करके 10 यूज किया, तो हमारा आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा ट्रू वैल्यू से। हाँ जी, होप के सभी को क्लियर हो गया होगा। चलो क्विकली एक बार नोट डाउन भी कर लीजिए बेटा। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन इज कि अगर मुझे इस बुक को इस वॉल के अगेंस्ट पुश करना है ताकि ये बुक नीचे को नहीं आए, तो आप जानते हैं खास अमाउंट ऑफ फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा, इसको पुश करना पड़ेगा एक खास फोर्स के साथ। तो इसमें हम क्या क्या फोर्सेस लग रही है, देखो ये बुक जो है वो अंडर ग्रेविटी नीचे को जाना चाहती है बुक में, और इस व्हाइट बोर्ड के सरफेस में होगा फ्रिक्शन जो उसको जाने से रोकेगा। मोशन नीचे को होना चाहता है रिलेटिव, तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की ओर इस पे बुक पे। हाँ देखो जरा, मैं डायग्राम ड्रॉ करके समझाता हूँ आपको। ये अपनी वॉल हो गई बेटा, ये है अपनी बुक पे मैंने कुछ फोर्स लगाया हाथ से F। और जानते हैं ना एक्शन रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। जितना फोर्स मैं लगाऊंगा बुक पे वॉल की तरफ, उतना फोर्स वॉल से मिलेगा हमें एज ए रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, तो नॉर्मल रिएक्शन भी F के बराबर ही है। अब ये बुक जाना चाहती है नीचे को फोर्स खींचता है इसको ग्रेविटी का mg, और यहाँ पे जो ये कांटेक्ट बना हुआ है वॉल के साथ, यहाँ पे लगेगा बुक पे फ्रिक्शन ऊपर की ओर, जो कि म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू स्टैटिक इनटू m, इससे बड़ा नहीं हो सकता। और नॉर्मल रिएक्शन मैंने आपको अभी बताया वो इस फोर्स के इक्वल है। तो मान लो बेटा ये जो म्यूएस इनटू एफ है वो ज्यादा से ज्यादा 20 न्यूटन हो सकता है, और इसका बुक का वेट है मान लो 30 न्यूटन। बेटा फिर तो ये वेट वुड बी सक्सेसफुल कि वो इसको ओवरकम करके बुक को नीचे खींच लेगा। लेकिन अगर मैं ये फोर्स अप्लाइड को बढ़ा दूं, बेटा फोर्स अगर मैंने कम लगाया तो बुक धीरे धीरे नीचे आनी शुरू हो जाएगी। अगर मैं फोर्स को बढ़ा दूं तो ये फ्रिक्शन का लिमिट मान लो हो गया 50 न्यूटन, तो बेटा फ्रिक्शन 50 न्यूटन तक जा सकती है। बुक का वेट 30 न्यूटन है, तो 30 न्यूटन को फ्रिक्शन भी 30 न्यूटन होके बैलेंस कर लेगी। मैंने बोला था लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू is the highest possible value of friction, highest possible value of static friction। तो अगर बेटा ये 50 न्यूटन आता है, तो मैंने लेक्चर में बताया था बेटा कि 50 न्यूटन तक ये फोर्स बढ़ सकता है, 0 से लेके 50 में कहीं भी हो सकता है। तो हमने 30 न्यूटन बैलेंस करना था, तो ये भी 30 हो सकता है, तो ये ऑटोमेटिक 30 हो जाएगा, बुक को नीचे नहीं आने देगा। अब हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है
कि कम से कम कितना फोर्स लगाए, कम से कम, ताकि बुक नीचे को ना आए। उससे ज्यादा लगाओगे तो भी नहीं आएगी। मिनिमम कितना लगाया, मिनिमम। तो मिनिमम फोर्स जो है वो निकालने के लिए आप ये करो कि ये 50 न्यूटन तक मत लेके जाओ, इसको आप 30 न्यूटन तक ही ले जाओ। इतना फोर्स बना दो यहाँ पे फ्रिक्शन का कि वो कम से कम 30 को तो बैलेंस कर पाए। तो उस केस में आपको जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, उसको बेटा वेट के इक्वल करना पड़ेगा, बस इससे आ जाएगा मिनिमम फोर्स। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी है अपनी, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और वेट कितना है, mg। तो कम से कम जो फोर्स रिक्वायर्ड है, ये फोर्स वेट के या तो बराबर होना चाहिए या ज्यादा भी हो सकता है। तो F का वैल्यू कम से कम mg बाय म्यू एस या उससे ज्यादा होना चाहिए। चलो अब आप इसको पहले नोट डाउन कर लो जरा, फिर क्वेश्चन करते हैं एक इस पे। एक बुक को अगर एक वॉल के अगेंस्ट होल्ड करना है, रोकना है ताकि वो गिरे ना, तो जो फोर्स आप लगाएंगे, जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही होगा नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को म्यू एस से मल्टीप्लाई करोगे तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ अपवर्ड फोर्स निकल आएगी। अगर वो फोर्स वेट से कम रह गई तो ये बुक नीचे आएगी। हमने बताना है कि कम से कम कितना फोर्स लगाओगे ताकि बुक को ना फ्रिक्शन होल्ड कर पाए, नीचे को ना गिरे। बुक आना चाहती है नीचे को, फ्रिक्शन उसको मोशन को, रिलेटिव को अपोज करती है। तो ऊपर को ज्यादा से ज्यादा फोर्स लग सकती है म्यू एस इंटू एम। हम चाहते हैं कि वो फोर्स कम से कम, अगर इसका वेट 30 न्यूटन है तो ये फोर्स भी एटलीस्ट 30 न्यूटन हो जाए, 20 न्यूटन 21 न्यूटन ना रहे। तो हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन का साइज एटलीस्ट वेट के बराबर करना है या फिर उससे बड़ा करना है। बट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये निकालो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन, मिनिमम फोर्स कितना लगाना पड़ेगा। तो मिनिमम के लिए क्या करोगे बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन को इक्वेट कर दो वेट के साथ। तो F इक्वल टू म्यू एस से डिवाइड करो mg अपॉन म्यू एस। चलिए होप नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं क्वेश्चन जो करवाने वाला हूं आपको समझ गए होंगे। वो क्वेश्चन नंबर है बेटा 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन में आपको एक ब्लॉक दिया है जिसपे हम फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है, 0.2। और ये बुक जो ब्लॉक है ना, ये नीचे को नहीं आ रहा। तो क्वेश्चन है कि ब्लॉक का वेट कितना है, वेट यानी mg, और हमने लिखा mg इक्वल टू म्यू एस इंटू एक्शन रिएक्शन। तो म्यू एस है 0.2 और जो एक्शन रिएक्शन फोर्स है वो है 10। तो कितना आंसर बेटा, 2 न्यूटन, है ना। बहुत अच्छे, बहुत बच्चों ने निकाल दिया बेटा, वेरी गुड। चलिए नोट डाउन भी कर लीजिए साथ साथ में बेटा। क्वेश्चन नंबर 28। Coefficient of static friction mu between block A of mass 2 kg। एक 2 kg का ब्लॉक है, टेबल पे पड़ा है। इसमें और टेबल में जो coefficient of friction है that is given to be 0.2। और ये जो मास है ये एक पुली के साथ अटैच्ड है और एक मास नीचे को भी हैंगिंग है।
that is mass B. क्वेश्चन है बेटा AIPMT 2004, इजी क्वेश्चन है बहुत। आपको B का मास निकालना है कि ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है ताकि जो सिस्टम है वो मूव ना करे, चले ना। तो बेटा B पे जो फोर्स लगेगा नीचे की ओर, अगर मैं B का मास M लिख लेता हूं, मास ऑफ B निकालना है, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं। तो इस इधर को बेटा फोर्स लगेगा mg, है ना। अगर ये चलना नहीं है तो इसका एक्सेलरेशन होगा 0। एक्सेलरेशन मींस नेट फोर्स इक्वल टू m इंटू a। तो m इंटू a, ये भी फोर्स 0 आएगा। इसमें दो फोर्सेस है बेटा, एक फोर्स है mg, दूसरा फोर्स है टेंशन T। इधर को mg, इधर को T, राइट। और मैंने आपको रिपीटेडली बोला टेंशन ऑलवेज पुल्स। तो जितना टेंशन यहाँ पे है उतना ही टेंशन यहाँ भी होगा। तो सेम टेंशन इस मास को बेटा राइट को खींचता है। आई टोल्ड यू टेंशन ऑलवेज पुल्स। ये भी बोला था कि पूरा का पूरा वायर में टेंशन सेम रहता है हर जगह। तो अगर ये T है तो ये भी T आएगा। अब अगर ये नहीं चल रहा बेटा, ये भी नहीं चलेगा। इस पे दो फोर्स है, T इसको चलाने की कोशिश करता है, फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश करता है। तो फ्रिक्शन होता है बेटा मैक्सिमम म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो आज भी मैंने बोला कि अगर सरफेस है हॉरिजॉन्टल तो नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर ही होती। इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा म्यू एस का वैल्यू लिख रहा हूं 0.2, मास इसका है 2 kg, g का वैल्यू बेटा क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है, तो ये बना 4 न्यूटन। पीछे को फोर्स 4 न्यूटन है, आगे को भी 4 न्यूटन होना चाहिए, तो T का वैल्यू 4 न्यूटन होना चाहिए। क्लियर। अगर T 4 न्यूटन है, T अगर 4 न्यूटन है तो B का मास क्या होना चाहिए, इसको भी हमें एस पे रखना है। तो T में से mg माइनस करें, नेट फोर्स आना चाहिए 0, यानी T इक्वल टू mg होना चाहिए। तो T हमने 4 निकाला, मास निकलना है, g का वैल्यू 10, तो m इक्वल टू 4/10 यानी कि 0.4 kg। देखो बेटा आंसर मैच हुआ। कौन सा ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन, है ना। 2 kg 4 kg दिया है, 0.2 kg दिया, 0.4 kg। तो 0.4 kg मास से ज्यादा मास होगा तो ये चल पाएगा। दोबारा समझ लो, टेंशन कैसे है? दोबारा ये सिस्टम मूव नहीं करेगा। मींस जो फोर्स नीचे को है ना इस पे, उतना फोर्स बेटा ऊपर को भी होगा टेंशन का। लेकिन एक पूरे के पूरे वायर में हर जगह T का वैल्यू सेम होता है। दूसरा मैंने आपको बोला हुआ है टेंशन ऑलवेज पुल्स। इस मास को टेंशन ऊपर को पुल करेगी, इस मास को टेंशन फॉरवर्ड पुल करेगी। लेकिन चला नहीं मींस T का वैल्यू फ्रिक्शन से पूरा कैंसिल हो गया। तो हमें ये मास निकालना है कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा मतलब ये टेंशन बढ़ा के कितना कर सकते हैं कि चलना नहीं। तो बेटा ये वाला फोर्स भी ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस इनटू एम। म्यू आपको 0.2 दिया, और रिएक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे mg के इक्वल होता है। तो mg यानी 2 इंटू 10 इंटू 0.2 कर दिया, तो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू यानी कि हाईएस्ट वैल्यू आ गया। तो T का वैल्यू 4 न्यूटन से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन वही T यहां भी अप्लाई हो रहा है, ये भी नहीं चलना चाहिए। तो इसका T और इसका mg फोर्स आपस में कैंसिल होने चाहिए, यानी कि दोनों का साइज इक्वल होना चाहिए। तो T हमने निकाल लिया 4 न्यूटन से ज्यादा नहीं,
टी का वैल्यू पुट कर दिया, तो ये मास जो है 10 को नीचे ले जाओ, 0.4 kg से ज्यादा नहीं हो सकता। यही आंसर है। तो क्वेश्चन है पीएमटी 2015 का, M1 ब्लॉक जो है वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा है which is connected to a string, और स्ट्रिंग का दूसरा एंड मास M2 को कनेक्टेड। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है, आपको निकालना है कि स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, टी का वैल्यू क्या है। अच्छा, सोचने की बात बेटा ये है, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट दिया तो दैट मींस ने चलना है, मूव करेगा। मूव तब करेगा अगर जो राइट हैंड साइड को टेंशन का फोर्स है वो फ्रिक्शन का फोर्स, जो कि कई बार लिख लिया आपने, अगर चलता है तो लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू, काइनेटिक फ्रिक्शन का साइज वो हमेशा रहता है कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होता। तो काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के आज भी लिखा फॉर्मूला वो म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन बताया मैंने वो m इनटू जी होता है। तो इसका m आएगा m1, तो m1g इसका वेट है, उतना ही होगा नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को इनटू म्यू के कर दिया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गया। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको मूव करना है अंडर टू फोर्सेस, इसका वेट आएगा m2g और टेंशन आएगा t। चलो अब हम इक्वेशन लिखते हैं बाय यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम्स। बेटा m2 का फ्री बॉडी डायग्राम, ऊपर को टेंशन नीचे को वेट, तो इन दोनों फोर्सेस के अंडर ये अगर एक्सेलरेशन a से नीचे को आता है, बट जब पीछे क्वेश्चन किया था ना उसमें मास से चलना नहीं था, इसमें मास को मूव करना है, तो t से वेट ज्यादा होगा तभी तो नीचे को आएगा। तो नेट फोर्स बड़े फोर्स में से छोटा फोर्स t माइनस करिए इक्वल टू m2 इंटू एक्सेलरेशन। ये आ गई अपनी पहली इक्वेशन। इसमें भी दो फोर्स है, आगे को t पीछे को फ्रिक्शन, बट इसका एक्सेलरेशन राइट हैंड साइड। तो कौन सा फोर्स दोनों में से बड़ा होगा बेटा? एक्सेलरेशन राइट हैंड साइड को है, विच फोर्स आउट ऑफ द टू इज ग्रेटर, चैट बॉक्स में लिखें। टी बड़ा होगा, बहुत अच्छे। तो इसमें भी मैं बड़े वाला फोर्स टी को पहले लिखूंगा, बड़े वाले को, और जो फ्रिक्शन है म्यू के m1g उसको पीछे लिखो, टी माइनस म्यू के m1g नेट फोर्स, लेकिन एक्सेलरेशन इसका भी सेम ही है m1 इंटू। अब मेरा काम था इतना, आप क्या करो, पहले दोनों को ऐड करो, टी टी कैंसिल करो, एक्सेलरेशन निकालो, फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डालो। दूसरा तरीका एक और भी है, वो है कि ए को हटा दो, क्योंकि हमें तो टी चाहिए। ए को हटाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को m2 m1 से मल्टीप्लाई कर लो, पहली इक्वेशन को m1 से मल्टीप्लाई करो, दूसरी इक्वेशन को m2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आ जाएगा m1 m2a और यहाँ पे आएगा m1 m2a, फिर बाद में माइनस कर देना ताकि ए वाला टर्म कैंसिल हो जाए। वो थोड़ा सा आसान रहेगा क्योंकि हमें एक्सेलरेशन तो निकालनी नहीं है। तो आप ये वाला काम करो, प्रोसीजर यूज करो ये वाला एंड गेट द आंसर। अभी बाकी आपके लिए छोड़ रहा हूँ, करके दिखाइए बेटा क्या आंसर आ। इसको मल्टीप्लाई किया m1 से, m1 m2g m1 इंटू टी m1 m2 इंटू a। इसको मल्टीप्लाई किया m2 से, m2 इंटू टी म्यू के, क्या म्यू के m1 m2g और इधर भी m1 m2।
ए हटाना है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, साइन चेंज कर दो, ये कैंसल, इन दोनों में माइनस टी कॉमन, अंदर बचा m1, एक बचा m2, इन दोनों में m1 m2 g कॉमन, और अंदर बचा यहाँ पे म्यू के, इधर बचा 1 इक्वल टू 0। अब इसको शिफ्ट करिए राइट हैंड साइड पे ताकि ये प्लस हो जाए। लेफ्ट पे आपके पास है m1 m2 g इंटू म्यू के प्लस 1, इसको इधर ले गए t इंटू m1 प्लस m2, बस आ गया आंसर बेटा, m1 प्लस m2 इसके नीचे लिख दो, सीधे कर दूं, इसी के नीचे m1 प्लस m2 डालना है, t निकल आएगा। हाँ जी, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, होप सारा कुछ क्लियर हो गया बेटा।